नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला या और जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं वो पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठने को तैयार हो रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस के दूसरे दिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम की पार्टियों का और उनसे कहा है कि हम आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं, इन बातों को लेकर बहुत सारे गफलत, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें समाज में चल रही हैं। हालांकि वो किस प्रकार पलटू मीडिया हमारे यहाँ की करती है वो हम सब ने देखा होगा, क्योंकि पहले कह रहे थे कि तालिबान के साथ बात कर सकते हैं, मोदी जी अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी यूएई में बात करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ बात करने को तैयार नहीं। और ऐसी क्या एरोगेंसी है, ऐसी क्या समस्या है कि जम्मू कश्मीर की जो इंटरनल रियाया है हमारे देश की, जम्मू कश्मीर के लोग जो हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों से वार्ता करने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती के जो स्टेटमेंट आने शुरू हुए थे, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 अगर रिस्टोर नहीं करते तो फिर हम क्या बात करेंगे। अभी भी महबूबा मुफ्ती ने कुछ स्टेटमेंट दिए और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए। बाकी मेन स्ट्रीम की पार्टियां कुछ बोलने से गुरेज कर रही हैं, वो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठेंगी। पाकिस्तान लगातार 370 को रिस्टोर करो इसके लिए प्रयास कर रहा है, पूरे संसार में उसने बाजा बजा कर रखा है। ऐसा भी लोगों ने कयास लगाया कि प्रिंस अब्दुल्ला या प्रिंस सलमान, उन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए। चीन की मदद से कभी फारूक अब्दुल्ला 370 रिस्टोर करने की बात कर रहे थे। और ऐसी भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि यूएई में भारत पाकिस्तान की जो वार्ता शेड्यूल्ड हुई थी, उस वार्ता में भी पाकिस्तान ने यही कहा कि हम आपसे वार्ता तभी करेंगे जब 370 रिस्टोर करेंगे। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया और संसार के अल जजीरा जैसे चैनलों ने इस बात के ऊपर तरजीह दी कि प्रधानमंत्री 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन 35 कैपिटल ए या जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर करना नहीं चाहते। दूसरी बात ये भी समझ में आई कि जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्गेशन किया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो क्षेत्रों को बनाकर, उस मामले में भी अभी एक और क्षेत्र बन सकता है, कश्मीर अलग और जम्मू अलग। इसके अलावा पूर्ण स्टेटहुड की बात चल रही है कि पूर्ण स्टेटहुड करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे। हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। उससे पहले 23 जून को बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और 24 जून को वार्ता करने का विचार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 23 जून का मतलब ये हो गया कि 23 जून बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने की नींव रखी आज की करंट भारतीय जनता पार्टी, जिसका उस समय नाम जनसंघ हुआ करता था, और उन्होंने अपनी शहादत दी। बहुत सारी गफलतें, बहुत सारी बातें उनके विषय में हैं। ये लोग गलतफहमी में ये कहते हैं कि वो कांग्रेसी थे। वो कांग्रेसी इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि वो उस समय सरकार में थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी की मदद से। मैं आपको बताऊं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेस से नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय हिंदू महासभा, जो देश की मेन स्ट्रीम पार्टी हुआ करती थी, हिंदू महासभा के सदस्य हुआ करते थे, और हिंदू महासभा के कोटे से वो मिनिस्टर बने थे। क्योंकि वो उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी थी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्शन के बाद नहीं बनी थी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंतरिम गवर्नमेंट के रूप में बनी थी इलेक्शन होने से पहले। और इंतरिम गवर्नमेंट के रूप में उस समय जितनी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थीं, उन सभी मेन स्ट्रीम पार्टियों से लोगों के द्वारा वो सरकार बनाई गई थी। उसी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हिंदू महासभा के तरफ से उस समय इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। आखिर
क्या ऐसा हुआ संसद के अंदर या बाहर कि उन्होंने सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया, और उस समय जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे उस समय इस्तीफ़ा देने की उनको क्या ज़रूरत पड़ गई, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देकर वो जनता के बीच में निकल पड़े और जनसंघ बनाया। मैं आपको बताऊं कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी संसद में जब बहस कर रहे हैं तो नेहरू जी से वो कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने। नेहरू जी से उन्होंने कहा कि भाई हम जो जम्मू कश्मीर के विषय में कर रहे हैं, या सरकार जम्मू कश्मीर के विषय में जो लगातार राइट दे रही है जम्मू कश्मीर को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत जा रहे हैं, ये राइट ठीक नहीं है। ये इसकी चर्चा संसद में किए बगैर आप राइट क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि वो ख़ास तौर से जो रियायतें देते चले जा रहे थे जम्मू कश्मीर को, उस पर चर्चा कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इन प्रश्नों का जवाब नेहरू जी ने इस प्रकार दिया। उन्होंने कहा, पावर डज नॉट बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर बिलोंग्स टू द विशेस ऑफ पीपल एंड द पीपल इज डिमांडिंग एंड वी आर गिविंग। यानी कि जो मेन चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, वो जनता होती है, और जनता जो मांग रही है वो हम उसको दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा कि अगर जनता जो मांग रही है वो हम वही देते हैं तो फिर संसद क्यों है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूं, और जब संसद और कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानी जाएगी, सरकार अपने मन की करती है और ये कह रही है कि जनता डिमांड कर रही है, हम जनता को दे रहे हैं, तो क्यों ना हम जनता के पास जाएं। और इस बात को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देकर वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, 2 निशान 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। 2 निशान 2 संविधान 2 विधान नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर उस समय के यंग पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे 3-4 नाम जो उनके साथ जुड़े, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, उनके साथ मिलकर उन्होंने जम्मू कश्मीर विषय पर आंदोलन शुरू किया, और उन्होंने कहा 2 विधान नहीं चाहिए, 2 निशान नहीं चाहिए। और ये कहते हुए वो उन्होंने प्रण लिया कि जम्मू कश्मीर में, आपको एक बात और बताऊं कि जम्मू कश्मीर में नेहरू जी ने परमिट लागू कर रखा था। यानी कि जम्मू कश्मीर में जब कोई घुसेगा तो केंद्र सरकार से परमिट लेगा और राज्य सरकार उस पर सहमति देगी तो ही जम्मू कश्मीर में कोई घुस सकता है। एक भारत में जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए परमिट लेना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि हमारे देश में घूमने के लिए कोई हमें परमिट की आवश्यकता नहीं, मैं अपने देश में सीधा घुसूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो साथ लेकर गए, उन्होंने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर छोड़ा और उनसे कहा कि आप देश को ये बताएं जाके कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंदर घुस गए हैं और वो परमिट सिस्टम तोड़ दिया है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान पर विश्वास करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू और शेख अब्दुल्ला की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंदर गए और वो जब कश्मीर में पहुँचे तो कश्मीर में उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद उनको जेल भेजा गया और जेल में ही उनको कुछ भोजन में ऐसा पदार्थ खिला दिया गया जिससे कि जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को वहाँ से सीधा कलकत्ते ले जाया गया, दिल्ली में नहीं लाया गया। कलकत्ते में जाकर उनकी अंत्येष्टि करवा दी गई और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जो लोग उस समय वहाँ थे, बल्लाल मधोक जैसे लोग, उन्होंने उस समय कहा था कि जो बॉडी है वो बॉडी ये कह रही है कि इनको जहर दिया गया है। लोगों ने फोटोग्राफ्स और परिवार के लोग जिन्होंने उनको देखा था उन्होंने कहा तो बॉडी नीली पड़ चुकी है और उनको एक भयंकर जहर देकर मारा गया। इस बात की कभी तफ्तीश ही नहीं हुई, इस बात पर कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। इसीलिए ये कहा गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान को पूरा अगर किसी ने किया तो 70 वर्ष तक ये सब चलता रहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को इस कार्य को पूरा किया और उनकी शहादत जिस वजह से हुई थी, संवैधानिक व्यवस्था की वजह से, परमिट सिस्टम की वजह से, 2 तरह के संविधान की वजह से या 2 चिन्हों की वजह से, झंडे की वजह से, वो सब नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के बाद वो जम्मू कश्मीर पर वार्ता करना चाहते हैं। इस बात को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि आप तालिबान के साथ बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, आप आतंकवादी गुटों के साथ बात कर सकते हैं, आप बहके हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ बात क्यों नहीं कर सकते। उस समय देश ने ये भी देखा कि
इन सब को नज़रबंद रखा गया। बाद में इन्होंने गुपकार अलायंस जब में चर्चा की तो गुपकार अलायंस में इन्होंने घोषणा की कि हमें 370 रिस्टोर चाहिए और जो जो जम्मू कश्मीर का बाइफर्गेशन किया गया है उसको वापस लेना चाहिए। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि इसको पूर्ण स्टेट का दर्जा पहले जैसा देना चाहिए। हालांकि 1-2 वर्ष का समय एक लंबा समय होता है, लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं आर्टिकल 370 को गए, आर्टिकल 35 कैपिटल और जम्मू कश्मीर के संविधान को गए हुए। 2 वर्ष की पॉलिटिक्स में वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदल चुका है क्योंकि लद्दाख अलग जा चुका है, जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। वो मनोज सिन्हा जी वहाँ पर बैठकर सारी गतिविधियों को बड़े नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहाँ डीडीसी के चुनाव करवा दिए गए, पंचायत के चुनाव करवा दिए गए और ये सब करवा कर वहाँ सत्ता नए तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। वहाँ सीधे इन्वेस्टमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। वहाँ पर रहने वालों की नागरिकता की जो निवासिता है, निवासिता की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जो फौजी और लोग काम करने वाले थे उन लोगों को एक समयबद्ध तरीके से वहाँ निवासिता का प्रमाण पत्र दिया गया और पुराने निवासिता का जो प्रमाण पत्र थे उनको दोबारा डोमिसाइल दिया गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य में एक नए तरह की पॉलिटिक्स, एक नई तरह की व्यवस्था और केंद्र सरकार जुड़ गई कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस कैसे लिया जाए। इसलिए उन्होंने अभ्यास करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर एक बार दोनों, ये सब कुछ किया। चर्चाएं इस बात पर बहुत ज़्यादा थीं कि 370 रिस्टोर करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर फोरम पर ये बात, इंटरनेशनल फोरम्स पर ये क्लियर किया कि देखिए ये हमारा इंटरनल मामला है, हम आर्टिकल 370 लगाते हैं, हम यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, हम मेन स्ट्रीम टेरिटरी बनाते हैं, हम क्या हमारे राज्य के साथ करते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरनल मैटर है और इंटरनेशनली किसी भी देश के इंटरनल मैटर में किसी को भी इंटरवेंशन करने का राइट नहीं, इवन यूएनओ को भी ऐसा राइट नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हर फोरम पर उठाते रहे और विश्व उनसे कन्विंस भी हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में कोई इंटरवेंशन की बात करेगा और दुनिया भर की पंचायत करेगा तो ऐसा कोई भी संसार में देश नहीं जिसके यहाँ इस तरह का इंटरवेंशन नहीं है। रशिया की बात करें तो चेचेनिया उनके यहाँ है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो आयरलैंड इस समय उनके यहाँ ये विवाद का विषय चल रहा। फ्रांस के अंदर विवाद चल रहा, जर्मनी के अंदर विवाद चल रहा और यूएसए में तो बहुत बड़ा विवाद चलता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। और साउदर्न यूएसए के लोग लगातार आज़ादी पिछले 200 वर्ष से मांग रहे हैं, जिस आज़ादी को डिप्रेस करने के लिए इब्राहिम लिंकन ने ओवरनाइट लाखों लोगों की हत्या करवा दी थी, जो उनके पॉपुलर राष्ट्रपति, सबसे ज़्यादा पॉपुलर राष्ट्रपति हुए। तो लिंकन ने जब हत्या करवा दी, लोगों के प्रोटेस्ट को ख़त्म करवा दिया, रातों रात लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, तो संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस देश के अंदर इस तरह की गतिविधियां नहीं चलती। अब ऐसा अगर भारत के लिए किया जाएगा तो भारत ने अगर मोर्चा पूरे वर्ल्ड में खोलना शुरू किया तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए भारत नहीं कह सकता और जिसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता। पूरे विश्व को ये बात समझ में आई और भारत के अंदर की इंटरनल पॉलिसीज़ को बात करने से करना शुरू कर दिया, यानी कि उस पर चर्चा करना बंद कर दिया। अब बात रही अफ़गानिस्तान तालिबान की, तो तालिबान के साथ वार्ता भारत ने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान को पैदल करना था। पाकिस्तान पैदल हो भी गया और अभी जो बाइडन के मामले में ये बात, वहाँ के एक रिपब्लिकन एमपी ने एक पत्र लिखा है, ओपन पत्र लिखा है, ट्वीट भी किया है, आप उनको देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो बाइडन पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं ये बड़ा स्टनिंग है, यानी कि बड़ा ऐसा लगता है कि ये अचंबा है कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उनको क्यों वैनिशिंग पॉइंट पर रखे हुए हैं, जबकि वो हमारा पहला अलायंस था। वो उसने अफ़गानिस्तान में हमारा सहयोग किया। अफ़गानिस्तान में जब हम आ रहे हैं वापस तो फिर अफ़गानिस्तान में तालिबानियों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की हमको आवश्यकता है। ये सब बातें वहाँ चल रही हैं और जो बाइडन पाकिस्तान के साथ बात भी करने को तैयार नहीं है, भिखमंगे कंट्री के साथ। और यही कारण था कि भारत के प्रधानमंत्री ने तालिबानियों से बात करनी शुरू कर दी। हालांकि ये सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में यूएसए के बाहर निकलने के बाद, वहाँ यूएस के बाहर निकलने के बाद तालिबानियों ने सेलिब्रेशन करना शुरू किया और आतंक मचाना शुरू कर दिया। ये सब बातें पाकिस्तान
ये जताना चाहता है कि हमारी इम्पोर्टेंस है। लेकिन तालिबानियों के साथ वार्ता भारत के इंटरनल मामलों को नहीं, अफगानिस्तान के मामले को लेकर हो रही है। अफगानिस्तान के लोगों की ट्रेनिंग भारत में होती है, अफगानिस्तानी फ़ौजों की ट्रेनिंग भारत में होती है, यहाँ तक कि उनकी क्रिकेट टीम की भी ट्रेनिंग भारत में होती है। अब बात बची कि मुफ्ती परिवार से बात ना करना या जम्मू कश्मीर के लोगों से बात ना करना, तो मुझे लगता है कि तालिबानियों से अगर बात हो सकती है और पाकिस्तान से सीधा दो टूक वार्ता हो सकती है, तो भारत में वार्ता हो ही सकती है। इस बात में मुझे नहीं लगता कि कोई दोष है कि प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से बात करना चाहते हैं। लेकिन बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर चले गए। जैसा एनडीटीवी और द वायर ने स्टोरी बनाई और उन्होंने कहा कि ये सिद्ध करता है प्रधानमंत्री जी जो पहले कह रहे थे कि तालिबानियों के साथ बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर के लोगों से बात नहीं करते, वो लोग अब लिख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने उनको इनवाइट कर लिया तो वो लोग अब लिख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 370 को एब्रोगेट करना या डाइल्यूट करना, 35 कैपिटल ए को एब्रोगेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना, सारे संसदीय कानूनों को वहाँ लागू करवा देना और वहाँ के जो लोकल लॉस जो कानून थे केंद्रीय सूची के, उनको सबको एक साथ ख़त्म कर देना, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर या केंद्र शासित प्रदेश बना देना और बहुत सारी चीज़ें। इन बातों पर अगर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते थे या प्रधानमंत्री ने ऐसा किया और अब वो वार्ता करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय रॉन्ग डिसीजन लिया था या भारत सरकार ने रॉन्ग डिसीजन लिया था, केंद्रीय सरकार ने, और अब वो भूल सुधार करना चाहते हैं। भूल सुधार कैसी? यानी कि 370 जा चुका है, उसको पुनः भूल तो अभी ऐसी सुधार की जा सकती है कि 370 गया है उसको पुनः वापस लाओ। 35 कैपिटल ए जो वहाँ नागरिकता के सवाल निवासिता के नाम पर 2 भारत बनाती थी उसको वापस लाओ, दो विधान बनाती थी उसको वापस लाओ, 2 निशान यानी कि वहाँ एक सेपरेट फ्लैग था, 2 निशान बनाती थी उसको वापस लाओ। ये सब बातें जो कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री ने गलती कर दी, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई भी ऑफ़र दिया है और प्रधानमंत्री जी को अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का ऑफ़र दें, क्योंकि ये देश हमारा है, हम सब लोगों का है। देश के निवासी तय करेंगे, देश तय करेगा कि वहाँ क्या होना चाहिए। हाँ, आप सत्ता में थे, आपको सत्ता में बिठाया गया था, आपको सत्ता में इसलिए बिठाया गया था कि आप मजबूती के साथ वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सत्ता ही वो कार्य कर सकती है जो होना चाहिए, सत्ता के थ्रू होना चाहिए। जनता करना चाहती है लेकिन जनता नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। इसलिए आप वहाँ पर बैठे तो प्रधानमंत्री या आज की सरकार या कोई भी, जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम रिस्टोर कर देंगे, 370 पर गलत कदम उठाया, जब कांग्रेस सरकार कहती है कि हम रिस्टोर कर देंगे, जब कांग्रेस का स्टेटमेंट आता है कि अगर हम सत्ता में आए तो रिस्टोर कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप लोग कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अगर आप ऐसा कहते रहे कि हम 370 रिस्टोर कर देंगे तो फिर आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि 370 केंद्र की सरकार केवल माध्यम थी, निमित्त था। ये तो देश की डिमांड थी कि 370 खत्म होना चाहिए। ये देश की डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर मेन इंटीग्रेशन का पार्ट बनते हुए जो पूरे देश में एक सा बयार है, वो जम्मू कश्मीर में भी वही हवा बहनी चाहिए। इसलिए जब देश की डिमांड है तो ऐसी डिमांड में प्रधानमंत्री जी कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं? और मुझे तो नहीं लगता किसी भी हालत में। हाँ, प्रधानमंत्री जी देश का अगर कोई नागरिक कहता है, निवासी कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है और एक बड़ा ग्रुप कहता है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को मिलना भी चाहिए। इस सिचुएशन में अगर महबूबा मुफ्ती कल तक ये कह रही थी कि नहीं, अगर मुझे स्टेटहुड पर बात नहीं करनी, मैं स्टेटहुड पर क्या बात करने जाऊँ, अगर केंद्र की सरकार कोई बात करना हमारे साथ चाहती है तो वो 370 रिस्टोर करने की बात करें। कमाल की बात है, केंद्र सरकार ने कोई रिप्लाई उनको नहीं दिया। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये तो पॉलिटिकल तोते वैसे ही हैं, इनको ट्वीट करने से फुर्सत मिले। और फारूक अब्दुल्ला तो ऐसे इंसान है, जब 370 ख़त्म किया गया तो घर से नहीं निकले, जबकि वो फ्री थे, कहीं से गिरफ्तार करके नहीं रखे गए थे, वो फ्री थे, घर से निकल कर बाहर आते, वो संसद तक नहीं गए। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुझे नज़रबंद करके रखा हो। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट दिया इसके विरुद्ध कि भाई कोई नज़रबंद करके नहीं रखा गया, उनको वो आना चाहें तो संसद में आए। इसके बाद उनके दर्शन हुए थे। और जो अब नई पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ डेवलप हो चुकी हैं, यानी कि जो डीडीसी इलेक्शन में लोग आ चुके हैं, जो पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह बन चुके हैं, उनके पास अब सत्ता आ चुकी है। उनको धन इन्वेस्टमेंट करना और जो डेवलपमेंट की
की बयार है, जो डेवलपमेंट की राजनीति है, वो उनको करना आ गया है। ऐसी सिचुएशन में क्या पीडीपी या एनसी सर्वाइव भी कर सकती है? प्रधानमंत्री जी ने उनको 15 लोगों को बुलाया और उनसे कहा, उनको बुलाकर उनके साथ चाय पार्टी करेंगे, और चाय पार्टी कुछ ऐसी कि भाई आप बताओ अपनी समस्याएं क्या है। अगर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको केंद्र सरकार को करना चाहिए तो बिल्कुल करेगी, लेकिन कुछ समस्याएं आप ऐसी भी कह सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दो तो कैसे सुन लेंगे, जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर दो तो कैसे सुन लेंगे, उस बिल्कुल वैसे ही 370 को रिस्टोर कर दो तो कैसे सुना जा सकता है। अभी जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र के पास आर्टिकल 3 में पूरी पावर है कि वो राज्यों को कैसे ट्रीट करें। मैंने बंगाल के लिए भी यही कहा था कि बंगाल में ये तैयारियां संभवतः चल रही हैं कि उसको 3 हिस्सों में बांटकर और अलग अलग राज्यों में मिला दो या 3 राज्य बना दो। 3 राज्य तो मिलाना अभी मुझे नहीं लगता कि अभी वो मिलाएंगे, लेकिन 3 राज्यों में उसके थोड़े टुकड़े मिलाए जा सकते हैं और चौथा एक राज्य स्वयं में बनाया जा सकता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में सलूशन केंद्र सरकार ने निकाला था। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, चाय पिएंगे, इसका भी ये बिल्कुल मतलब देशवासियों को नहीं निकालना चाहिए कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि प्रधानमंत्री जी ने गलती की और उस गलती में वो अब 370 रिस्टोर करना चाहते हैं, गलती का भूल सुधार करना चाहते हैं। ये गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, और ऐसा अगर कोई करने का प्रयास भी करेगा और सोचेगा भी तो ऐसे व्यक्ति पाप के भागीदारी होंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का जन्म 370 हटाने के लिए हुआ हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी का जन्म जम्मू कश्मीर के संविधान को हटाने के लिए हुआ हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी का जन्म 35 कैपिटल ए को हटाने के लिए हुआ हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई हो और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर प्रधानमंत्री पद तक आए, उनके पास सबसे पहला जो केस था जिसकी वजह से पार्टी बनी वो आर्टिकल 370 था। तो आप सोच सकते हैं क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत से लेकर और आज तक जो बलिदान हुए हैं उन सब के साथ बेईमानी करना चाहेगी कभी केंद्र सरकार या रूलिंग पार्टी? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए महबूबा मुफ्ती और बाकी लोगों को ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए कि 370 रिस्टोर कर सकते हैं। हाँ, स्टेटहुड लाया जा सकता है, लेकिन वो स्टेटहुड कब? पहले तो डिलिमिटेशन वहाँ पर हो रहा है जिसकी 2022 में कंप्लीट होगा, तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आए, डिलिमिटेशन में सीटों का निर्धारण हो, तो फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर जैसे दिल्ली की सरकार चुनी जाती है या और यूनियन टेरिटरीज में सरकारें चुनी जाती हैं वैसी सरकार चुनी जाए, कुछ दिन उसको चलाया जाए, जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाए और दिखाई दे कि कुछ गड़बड़ नहीं करेगी तो फिर स्टेटहुड का दर्जा स्टेट को दिया जा सकता है, यानी कि उसको वापस किया जा सकता है। हालांकि पी चिदम्बरम ने ये कहा कि कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बनता है, यूटी स्टेट बनता है। पी चिदम्बरम साहब, जब समस्याएं आती हैं तो ये भी पक्की बात है कि कभी भी बच्चा माँ के गर्भ में ही जन्म लेता है और बड़ा भी होता है, लेकिन रिवर्स करने के लिए कभी कभी बच्चे का इलाज करने के लिए जो उसका शरीर छोटा होता है, बड़ा हो गया तो काटना भी पड़ता है। इसलिए अभी ये कहना या पी चिदम्बरम जैसे लोग या कांग्रेस का ये सोचना भी मुझे नहीं लगता कि कहीं से जायज़ है। और प्रधानमंत्री जी इनको सिर्फ एक सीख देने वाले हैं कि पाकिस्तान के साथ भविष्य में क्या हो सकता है, और आप लोग खाइए पीजिए और मौज कीजिए। भारत की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन मत करिए, भारत के इंटीग्रेशन के प्रोसेस में इंटरवेंशन मत करिए, और भारत में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास तो बिल्कुल मत करिए। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ़ है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको बात करने के लिए बुलाया। बस चाय पिएं, ये उनका सौभाग्य है कि चाय पिएं, वो जेल में नहीं है, ये भी उनका सौभाग्य है। अदरवाइज़ इन लोगों को जेल में होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ अच्छे मुकदमे और इनको क्रिमिनल केसेस में सजाएं भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ तो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, जब कश्मीर पंडितों के ऊपर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए तो ऐसे लोग तो सत्ता में रहते हुए जिन्होंने ये करवाया, इनको फांसी की सज़ा भी कम सज़ा होगी। इसलिए ये पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि जो केंद्र की सरकार स्टेप ले रही है और जो लेना चाहिए वो ही ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच।